क्लियर, तुम्हें केवल इतना रखना है कि संचारण से पेपर में ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आना, आता है तो केवल ये आता है कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए, है ना। जंग का सूत्र थोड़ा अच्छे से याद रखो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संचारण। संचारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। संचारण है क्या, सबको पता ही है, बस थोड़ा सा ये बताना है। जैसे मान लो कोई लोहे की सतह है, ये क्या है? फेरस, फेरम है, आयरन है, लोहा है। इस पर क्या है? ये लोहे के परमाणु होते हैं, ठीक। और ये मान लो क्या है? वायु है। वायु में क्या क्या होता है? वायु में नमी होती है, नमी यानी हम H2O कह सकते हैं। वाष्प जिसे कहते हैं ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कई सारी चीजें होती है। वायु यौगिक है कि मिश्रण है? मिश्रण है यार, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं और ये सब क्या करती हैं? इन पर कुछ प्रभाव डालती हैं और वही प्रभाव हमें अच्छे से पढ़ना है। और इनके प्रभाव से धातु की सतह पर एक नई परत बन जाती है और इस परत के कारण इस धातु का क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है, धातु की परत नष्ट होने लगती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण। तो संचारण क्या है? वायु में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किसी धातु की ऊपरी सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। बुक में फिर से देख लो, वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कारक रासायनिक पदार्थ, कई प्रकार का होता है ना, इसलिए बता दिया, ठीक। तो वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, एक और चीज बता दी, अन्य कारक जैसे कोई रासायनिक पदार्थ हो गए, ठीक। इनके द्वारा धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। लोहे के लिए बात करें तो इसी आम भाषा में क्या कह दिया जाता है? जंग लगना, है ना। जंग लगना ही ये रस्टिंग कहलाता है। जंग को क्या कहते हैं? रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट, RUST। रस्क न बोल देना कि हमको फिर खाने में भी अच्छा न लगे। जंग का सूत्र सबको पता होना चाहिए, Fe2O3X H2O, ठीक है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको फेरस ऑक्साइड पढ़ूंगा कि फेरिक ऑक्साइड? वाह, फेरस ऑक्साइड की फेरिक ऑक्साइड, इसको चेक कर लोगे ऑक्सीकरण संख्या लाके। कैसे लाएंगे ऑक्सीकरण संख्या? कैसे लाएंगे? Fe की कितनी होगी? 2x, ऑक्सीकरण संख्या लाना पड़ाया। इस Fe कितनी आएगी? 2x प्लस 3 दूनी -6 बराबर 0। तो ये 2x बराबर 6, कट गया, x बराबर क्या आ गया? +3। और 3 है तो हमें इसके क्या पढ़ना पड़ेगा? फेरिक, क्योंकि Fe2+ क्या होता है? फेरस, और Fe3+ क्या होता है? फेरिक। तो फेरिक ऑक्साइड है ना। इसका असली नाम होता करता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, है ना। क्या पढ़ेंगे? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। नॉर्मली ये बस जो है ये तो है फेरिक ऑक्साइड। बहुत गर्मी लगेगी दोस्तों। फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है? जल। ये इंटू जरूर लगा देना यहाँ पे, ये दो जगह फालतू के बने डॉट्स। तो जंग का सूत्र क्लियर है, फेरिक ऑक्साइड कहलाता करता है। जंग लगना या फिर संचारण है क्या? हमने परिभाषा समझ ली। क्या है परिभाषा? वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य कारक या फिर अन्य रासायनिक पदार्थ द्वारा धातु की सतह का धीरे धीरे क्षरण होना, नष्ट होना, ये संचारण कहलाता है। सामान्य भाषा में लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग का सूत्र होता है Fe2O3X H2O, जहाँ पे Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड है और इसका पूरा नाम हो जाता करता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। अब संचारण से किसी धातु को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? इसकी सतह पर कुछ ऐसा लगा दिया जाएगा जिससे संचारण बचा रहे। उसके लिए बचाने के उपाय पेपर में आते करते हैं, बस हमें 2-3 तो देखने हैं बचाने के उपाय। कौन कौन से हैं? हमने बेस्ट वाला बताया, सबसे बेस्ट है यहाँ पे शुद्ध धातु यूज करो, शुद्ध धातु यूज करो। दूसरा क्या है? मिश्र धातु हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का उतना जल्दी संचारण नहीं होता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत लेपन कर दो, विद्युत लेपन कर दो। चौथा पांचवा में तेल लगा दो, धातु में ग्रीस लगा दो, है ना, और या फिर पेंट कर दो। बस ये 4 आंसर लिख देना, हो गया। तो ये क्या हो गया? इसके बचाने के उपाय। कोई दिक्कत? बस यही सब तो आते हैं, इन्हीं की डिटेल लिख देना। विद्युत लेपन का एक वीडियो यूट्यूब में देख लेना, सर्च कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, लाइव इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दिखा देंगे। एक ठो में एक परत चढ़ा देते। अब मेरे पास सामान्य नहीं तो मैं यहीं करके दिखा देता। इतनी हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब इसके प्रकार शायद यहाँ पेपर में वायुमंडलीय निमज्जित वाला हमारा मेन रूप से यहाँ पर आता करता है संचारण का सिद्धांत। और संचारण के सिद्धांत में कौन सा इंपॉर्टेंट है? विद्युत रासायनिक सिद्धांत। संचारण तो क्लियर हो गया ना। हाँ, तो संचारण में जो जंग लग रहा है वो जंग रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा लगता है।
ये तो अभी मैं पढ़ाया तो तुमको ध्यान में आ ही गया होगा कि संक्षारण में जो जंग लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। शुरू के सभी लेक्चर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये चैप्टर बहुत ही सरल था और ये लगता है 10-11 लेक्चर में खत्म भी हो गया है ना। अब हम इसकी क्या लगाएंगे, कल से न्यूमेरिकल। मैं सोच रहा था कल टेस्ट हो जाए। इसमें संक्षारण में हम क्या पढ़ रहे हैं, लोहे पर जंग लगने का, लोहे पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। एक बात बताए दे रहा हूं, ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, रटने नहीं कह सकते, थोड़ा दिमाग में रखने वाला टॉपिक है। देखो यहाँ पे ऐसा माना गया कि जो ये लोहा है, ये लोहा है, ये मान लो लोहे की क्या है, छड़ है। अब ये वायुमंडल है, वायुमंडल में कण रहते हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वायुमंडल को ये लोग क्या बोल दिए, ये है विद्युत अपघट्य। क्या बोल दिए, विद्युत अपघट्य। और ये जो प्योर लोहा का कण है यहाँ पे, ये मान लो क्या है, प्योर लोहा ये है, इसको क्या कह दिया गया यहाँ पे, एनोड। समझे बात को। और एनोड के बाद जब ये अशुद्ध लोहा हो जाएगा, यानी यह आयनित अवस्था में आ जाएगा, तो उसे क्या कह दिया जाता करता है, कैथोड कह दिया जाता है। कैथोड हम बाद में देखेंगे। यहाँ एनोड किसको लिया जाता है, एनोड वह पदार्थ होता है जिसका क्या कराया जा सके, ऑक्सीकरण, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। अभी तक हम हर जगह यही देखें कि एनोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना। तो लोहे पर जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत में शुरू में राम कहते यही लिखे कि अशुद्ध लोहा जो होता है वो विद्युत रासायनिक सेल के समान काम करता है। विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़े थे, पहला दिन वही याद था। विद्युत रासायनिक सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन देता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और वही चक्र चलता रहता है। और यही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिससे करंट बन जाता है। यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी होगी कि आगे चपक जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, संक्षारण सेल भी कहते हैं। अब यही जो पूरा अशुद्ध लोहा का सेटअप बनेगा, ये पूरा ये जो इतना सेटअप है, इसी को क्या कह दिया जाता है, संक्षारण सेल। फिर आगे क्या लिखा है नोट्स में, इसमें शुद्ध लोहा एनोड का और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। अशुद्ध लोहा भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा। फिर आगे क्या है, अब वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन, नमी, CO2 ये विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। एनोड का ऑक्सीकरण होता है, कैथोड का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा लोहे पर जंग लग जाता है। सबको क्लियर है, ठीक। खिड़की खोल लो भाई, मौसम मौसम था सुहाना बड़ा। सबसे पहले हम कहाँ पर आएंगे, ये शुरू में आपको थ्योरी दिख गई है ना। थ्योरी ये एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ महामोस्ट क्वेश्चन है, ठीक, महामोस्ट क्वेश्चन है। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, बहुत तगड़ी, बहुत दमदार, बहुत इजी। ठीक, इजी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये ज्यादा समझने वाला खेल इसमें है नहीं। होता है मतलब होता है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो थ्योरी मैंने बता दी कहाँ है, तुम्हारी नोट्स में है। और इसमें थ्योरी में हमने कुछ ज्यादा बताया है। क्या बताया है कि अशुद्ध लोहा होता है, विद्युत रासायनिक सेल के समान करता है, इसलिए इसे संक्षारण सेल कह देते हैं। यहाँ पे शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड का काम करता है। ऑक्सीजन, CO2, नमियों में सब विद्युत अपघट्य का काम करती है। एनोड ऑक्सीकरण होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, लेकिन वो कहाँ रहता है, विद्युत अपघट्य में। अब वो कैथोड कौन होगा, Fe2+ आयन जो हवा में आ जाएगा, वो अशुद्ध लोहा कहलाएगा। हम इसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, प्योर लोहा। ये क्या है, शुद्ध लोहा। हाय गर्मी है। कल से न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक। पहले मैं बेसिक वाले करा दूंगा, थोड़ा आदत पड़ जाएगी। फिर इसमें केमिस्ट्री में केवल इस वाले में और फिर अगले वाले, मतलब 1 2 3 बस में यहाँ न्यूमेरिकल 1 के करा ही दिया हूँ, तुम्हारा काम चल जाएगा। 2 और 3 बस है, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कहाँ पर समझेंगे, एनोड पर। एनोड पर क्या हो रहा है, जो लोहा है वो टूट रहा है। एनोड पर यही होता ही है। Fe जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe एक्वस टाइप में, और क्या बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। सेम चीज हुई, सेम चीज हुई जो अभी तक पढ़ते थे। हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, जिंक में यही हुआ था। फिर हम सीसा संचायक सेल पढ़े है ना। लेड संचायक को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, पता नहीं, यही कहते होंगे। संचायक संचित कर रहा है, यही होगा। तो लोहा बन गया यहाँ पे Fe2+, और ये Fe2+ अब क्या हो चुका है, अशुद्ध। और ये कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है, यहाँ विद्युत अपघट्य में आ जाता है। और ये फिर बाद में क्रिया करेगा। तो ये जो आ गया है यही क्या है, Fe2+। और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पर हैं, सतह पर है, ठीक। हो सकता है बाहर भी हो सकता है सतह पर भी हो, ठीक। अब हम कहाँ आ जाएंगे, कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या हो रहा है,
कैथोड पर क्या हो रहा है, जो Fe2+ आयन है ये किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, है ना। अभी नहीं करता है, बाद में करता है, इसको बाद में यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और नमी से हम OH आयन बनाएंगे। देखो ऑक्सीजन और नमी दिया हुआ है, कैथोड पर साफ साफ लिखा है ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH में अपचयित होता है, इसलिए ध्यान रखो क्या लिखा है बताओ, मैं लिखूंगी यहाँ पे ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH माइनस में आयनित हो जाता है। अपचयित लिख दूं, अपचयित बढ़िया है ना, अपचयित हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो लोहा है ना, ये थर्ड स्टेप में अपने काम आएगा, है ना। कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में। अभी फर्स्ट स्टेप तुम्हें याद रखना होगा कि प्योर लोहा टूट के अशुद्ध लोहा बन गया, और वो जो है Fe2+ आयन है। अब जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भी टूटेगा, तो लोहा टूटा, अब क्या टूटेगा, ऑक्सीजन टूटेगा, फिर बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जब टूटेगा तो ये किसकी उपस्थित रहेगी, यहाँ पे नमी की रहेगी। तो नमी क्या है, यही है नमी, पता है ना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लोहा। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है, OH माइनस। 2 हाइड्रोजन थे, 2 कर दो, ऑक्सीजन गड़बड़ आ रहा है, आधा कर दो, कोई दिक्कत। बुक में मैंने डबल करा दिया है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो O2 जो था, ऑक्सीजन जो था, वह नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH माइनस में अपचयित हो गया। अब एक बार एक चेक कर लो, अपचयन हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले शून्य था, अब माइनस है, तो जाहिर सी बात है अपचयन हुआ है। माइनस ही है, मुझे तो नहीं लगता। इसका x आएगा +1 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। हाँ सही है ना, है ना, है ना। तो हाँ बोल दिया करो यार। अब ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा जो स्टेप आएगा उसमें ये भाई साहब किससे क्रिया करेंगे, इससे। अब ये हमें तीसरे स्टेप में आना है। ठीक है, तो 2 स्टेप डन। फिर हम आगे हिंदी क्या लिखें बताओ थोड़ा सा। Fe2+ आयन क्या, हाँ मतलब ये OH माइनस से क्रिया करता है, नॉर्मल सी बात। तीसरा स्टेप है और चौथे स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो जो Fe2+ आयन है ये किससे क्रिया करेगा, 2OH माइनस आयन से। अब बच्चा बच्चा जानता है फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, बनेगा FeOH का होल ट्वाइस। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, उदासीन है। Fe की वैल्यू लाओगे 2+ ही आएगी, आ गया। और इसका नाम क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड, नाम पता ही है ना, लिखूं फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड नमियों में सब से क्रिया कर लेगा और अपने आप को क्या करेगा, डबल करेगा। तो इसको कितने चाहिए हमें, 2। तुम ये डिसाइड रखो कि जंग का सूत्र क्या था, Fe2O3 था ना। तो यहाँ पे हमें 2 बनाना है, इसलिए यहाँ पे देखो 2 ठो ले लिया है, लास्ट में क्या कर लिया है, 2 ठो ले लिया है। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें, फेरस हाइड्रोक्साइड नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो अब हमें 2 चीजें और चाहिए, क्या क्या चाहिए, नमी और ऑक्सीजन, बस इतना बना देंगे। और अगर तुम वैसे जोड़ के देखना चाहो तो कितना आ जाएगा, इसको इसको अगर तुम जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दो, सगला जोड़ना पड़ेगा फिर हमको, है ना। हाँ सगला जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। चलो, तो जब हम इसको करेंगे, FeOH का होल ट्वाइस किससे क्रिया करेगा, नमी तथा ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जंग बनाता है ना, जंग बनती है। गर्मी सबको लग रही है ना, मजा नहीं आता गर्मी में। तो ये आ जाएगा FeOH का होल ट्वाइस प्लस, अब ये क्या करेगा, H2O लेगा और O2 आएगा, हाफ O2 आएगा। अब ये क्या बना देगा, हमें 2 ठो चाहिए, तो ये आ जाएगा Fe2O3X H2O, खत्म। इसे क्या कह देते हैं हम लोग, जंग, और नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और शुरू में लगा देना जल योजित। अगर तुम्हें फेरस फेरिक में कंफ्यूजन आए, प्यारा सा शब्द है आयरन, तो सीधे बोल दोगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, 4 स्टेप में सवाल है, 4 स्टेप में इसको याद रखो, पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, और ये मेरे को लगता है आया हुआ है एक बार बस अभी तक, जनरली ये सप्लीमेंट्री वगैरह में आता है। क्वार्टरली में आया था, वाह तब तो बढ़िया।
बस। समीकरण किसका समीकरण? जंग का समीकरण नहीं होता यार, जंग का सूत्र बस होता है। ये 2 नंबर में है। हाँ अच्छा, अभिक्रिया लिखनी थी। हाँ बस ये ध्यान देना है तुम्हें कि सबसे पहले एनोड पर ये जो लोहा था, लोहा टूट के क्या बना देता है, Fe2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। क्लियर है? फिर दूसरे स्टेप में आना है, अभी इसका काम नहीं है। जैसे लोहा टूटा है ऐसे ऑक्सीजन भी टूटेगा। तो याद रखो, पहले लोहा आयनित होगा फिर ऑक्सीजन आयनित होगा। तो ऑक्सीजन आयनित होने के लिए हवा में ऑक्सीजन और नमी जो थी ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो अब हवा और नमी तो प्योर रखे हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इन पर माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो इन पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। पहले इसमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन वगैरह थे, इसमें भी पहले पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन वगैरह थे, लेकिन लोहा ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इन्होंने बोले चलो दे रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया। बैलेंस तो है ही, बुक में जो है वो वाला भी यही है, बस उसमें मैंने डबल करा दिया, ज्यादा बढ़िया है। फिर इसके बाद मैंने बोला अब ये तीसरे स्टेप में लोहे का काम आएगा। अब तीसरे स्टेप में लोहा किससे क्रिया करेगा? इससे, लोहा इससे क्रिया करेगा। यहाँ मैंने लिख दिया Fe2+ OH- आयन से क्रिया करता है, तो ये बनाएगा, निश्चित रूप से यही बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला अब ये जो है ये किससे क्रिया करेगा? इन दोनों से। किससे क्रिया करेगा? इन दोनों से। मुझे लगता है अगर मैं सगले इकट्ठा कर दूं तो सब कटपिट के यही ना आ जाएगा। वैसे सबको इकट्ठा करके देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे ना, और Fe जो है OH से क्रिया करके ये बना लेगा। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा Fe हाफ O2 और H2O। ये बनेगी अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर निर्माण किसका होगा? FeOH के होल ट्वाइस का। अब ये FeOH का होल ट्वाइस किससे क्रिया करेगा? अपने आप को डबल करना है। डबल भूल जाता है लोगों को, तो उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि डबल क्यों करना है, क्योंकि जंग के सूत्र में कितने रहते हैं? 2 ठो रहते हैं, तो इससे तुम्हें याद रहेगा। तो इसको डबल करना है, नमी लेना है और ऑक्सीजन, ये 2 चीजें रटे ही रहो कि यहाँ जो वायुमंडल है वायु में 2 चीजें रहेंगी ही रहेंगी। कौन कौन सी रहेगी? एक नमी रहेगी, जो कि नमी को ही क्या कह रहे हैं? H2O, और ऑक्सीजन रहेगी। क्लियर है? ये दोनों चीजें यहाँ से याद रखो। ठीक, तो 2FeOH होल ट्वाइस, इसको कितना लिया है हमने? 2 लिया है, और ये जल है, ये हाफ ऑक्सीजन, और ये बना दिया इधर साइड। कोई दिक्कत? याद रखना है कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। ठीक, तो अब मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, फिर मैं तुम लोगों से स्टेप पूछूंगा। ठीक है, और अभी तुम लोग बोल रहे थे लिख के दिखा देंगे, और तुम लोग अब बोल के दिखाओगे, और कॉपी भी बंद कर दो, अब बोल के दिखाना है। ठीक, हाँ, तो एक बार मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहले तो हमने बोला लोहे पर जंग लगने के लिए एनोड पर आएंगे, तो एनोड कौन था यहाँ? Fe लोहा है ना, आयरन। आयरन का क्या होगा यहाँ पे? एनोड का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? ये Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ठीक है, अब Fe2+ का काम कब आएगा? तीसरे स्टेप में, अभी इसका काम नहीं। जिस प्रकार एनोड में एनोड पर लोहा टूटा है, उसी प्रकार अब ये जो कैथोड है इस पर ऑक्सीजन टूटेगा, और ऑक्सीजन असल में टूटता नहीं है, ग्रहण करता है। एनोड पर लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेगा? खींचेगा। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और OH- आयन बना देगा। बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर लिया था उसको? उसमें हाफ O2 कर दिया था, एक H2O लगा दिया था। कर दिया था कि नहीं? फिर स्टेप नंबर आता है 3। स्टेप नंबर 3 में ऊपर हमें क्या दिख रहा है? Fe। अब इसको तुम चाहो तो रेडॉक्स टाइप का लिख सकते हो। दोनों को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, उधर वाला माल पानी, इधर वाला माल पानी। तो अपने पास Fe है और 2 ठो OH है, और Fe और 2 ठो OH की जोड़ी मस्त है। तो क्या बन गया यहाँ पे? FeOH का होल ट्वाइस, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड आयरन। अगर तुम्हें फेरस फेरिक में कंफ्यूजन आता है, मैं बता दूं, संयोजकता निकाल लिया करो, ऑक्सीकरण संख्या। अगर 2 संयोजकता है तो फेरस है, 3 संयोजकता है तो फेरिक है, दिमाग नहीं काम करता तो आयरन है, आयरन ऑक्साइड। ये क्या बना? आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइस। इसके बाद अब ये जो FeOH का होल ट्वाइस है, हवा में रट के रखो, 2 चीजें होती हैं, नमी होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये FeOH का होल ट्वाइस एक तो नमी लेगा और आधा ऑक्सीजन। हम जहां भी यूज करते हैं कितना ऑक्सीजन? आधा ऑक्सीजन। आधा ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, एक पानी का अणु ले लेंगे, और ये कितने रहेंगे FeOH? ये 2 ठो रहेंगे। FeOH का होल ट्वाइस 2 ठो रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जंग के सूत्र में ये 2 ठो रहता था। तो जंग का सूत्र क्या बन गया यहाँ पे? Fe2O3H2O। इसका पूरा नाम क्या है? जल योजित आयरन ऑक्साइड। समझ गए? और आयरन ऑक्साइड की जगह हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो ये था लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, और मैंने इससे बचने का तरीका बता दिया है, और पेपर में इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है। ठीक है, तो आपके क्या क्या हो गए इस चैप्टर में एक बार हम देख लें शुरू से। एक बार सब लोग कॉपी पलटा लो शुरू से, और जो लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखना हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
ये चैप्टर आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, बिहार बोर्ड, फलाना बोर्ड, ढेकाना बोर्ड, सीबीएसई के अलावा सबके लिए लेवल मिल जाएगा। हाँ, सीबीएसई वालों को अगर एनसीईआरटी का बेसिक समझना तो वो मेरे वीडियो देखें, वरना आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। हाँ, तो अध्याय 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन समझा क्या होता है, ऑक्सीकरण समझा, अपचयन समझा। तो वो चीज़ पहले दिन समझना जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था। फिर उसके बाद हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण हम लोग का था गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल, ये उदाहरण आता उसका। फिर हमने परिभाषा समझी, पूरा फार्मूला वगैरह समझा। क्या सब उसके उदाहरण हैं। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है किसी भी धातु के दो इलेक्ट्रोडों को उनके विद्युत अपघट के विलयन में रखकर अगर रखा जाए और विलयन को क्या किया जाए, जोड़ा जाए आपस में लवर सेतु की सहायता से, तो उनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब उसमें हम जो जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो वो है किसका उदाहरण? गैल्वेनिक सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल अलग अलग चीज है, ठीक है। ऐसे एक नीपे सेल आ जाते हैं, उसमें निकिल और लोहा ले लेते हैं। तो ये हो गया। फिर हमने सेल का संकेत वगैरह पढ़ा था, सब क्लियर है ना। इसको यहाँ दिक्कत होगी बता देना, रेडॉक्स सब क्लियर होगी। एक नीचे मैंने एक्स्ट्रा चीज करा दी है, जो कि हमें बस फार्मूला याद रखना है। गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, रिक्त स्थान में आ चुका है। डेल जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल होता है। फिर लवर सेतु क्या है और इसके कार्य, परिभाषा नहीं लिखे हो। लवर सेतु की परिभाषा कोई नहीं लिखे हो क्या? कोई नहीं लिखे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? परिभाषा खैर बन जाती है ना। क्या बोलेंगे? यह एक यू आकार की कांच की नली होती है ना, जिसका प्रयोग विद्युत रासायनिक सेल में दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें अगर पेस्ट के साथ KCl या KNO3 का विलयन भरा होता है और क्या होता है, हो गया, इतना ही है ना। हो गया ना। फिर इसके हम कार्य लिख देंगे। कार्य में क्या लिख देंगे? यह सेल के परिपथ को पूरा करता है, दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है, दोनों विलयनों की संधि पर उत्पन्न होने वाले संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है, यह दोनों विलयनों को जोड़ता है किंतु विलयनों को आपस में मिलने से भी रोकता है। फिर अपघटनी सेल है। अपघटनी सेल में क्या होता है, हम करंट डालते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य में, तो उसमें जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, और यही घटना विद्युत अपघटन कहलाती है, और ऐसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। फिर हमने बहुत प्यारा सा अंतर पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में, जो कि 2024 में देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। बहुत सरल नियम है। अब ये शायद तुम्हारे साल अगले साल यही ना आ जाए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, अथवा में आ जाएगा संक्षारण क्या है, लोहे पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए एवं संक्षारण से बचने के 2-3 उपाय लिखिए, बन जाएगा। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या था? फैराडे का प्रथम नियम ये बोलता है, कोई विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोड लगाए हैं, करंट डाल रहे हैं, तो नीचे के जो विद्युत अपघट्य के आयन हो आके चपक जाएंगे, तो चपकेंगे या तो गैस निकलेगी, कुछ तो होगा ही। तो इन्होंने बोला किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न होने वाले या फिर मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, W∝I/T। समय भी लगाना पड़ता है ना, W∝I/T यानी Q। जेड आ गया था विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं उसे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक स्थिरांक भी बोल सकते हैं, विद्युत रासायनिक स्थिरांक जेड, ये सब बता दिया गया था। फैराडे आवेश इस साल आ गया तो अगले साल तो आएगा नहीं। फिर है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में भी किए सेम चीज है, बस इसमें एक से अधिक है श्रेणी क्रम में, और सभी में धारा की मात्रा समान प्रवाहित की गई है, बाकी था वही कॉन्सेप्ट, सेम चीज है। फिर इलेक्ट्रोड विभव बता दिया। इलेक्ट्रोड विभव यानी किसी क्या लिखा है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। ये इलेक्ट्रोड विभव नहीं, विद्युत वाहक बल हेडिंग डालना चाहिए इसमें, जो हेडिंग डली ना इलेक्ट्रोड विभव, असल में इलेक्ट्रोड विभव नहीं होना चाहिए, ये हेडिंग होना चाहिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। वो हेडिंग बाद में सुधार लेना घर में। नीचे आया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो इंपॉर्टेंट है। मानक का मतलब 3 स्थितियां होता है, ताप, दाब और सांद्रण। ताप हो 298 केल्विन, दाब हो 1 एटीएम, और मानक स्थिति में सांद्रण का मतलब 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब 1 मोल प्रति लीटर। ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव सब बता ही दिया गया था। फिर लास्ट में लिखो किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव वास्तव में अपचयन विभव होता है ना। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के विभव का मापन नहीं किया जा सकता, इसलिए मानक स्थिति में एक संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसका मानक अपचयन विभव 0 होता है, इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2025 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। अगर कोई पेपर बना रहा है तो उसके नज़र में पहला क्वेश्चन यही दिख रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है तुमसे ये एक एक कोना आता होगा, आता है ना। इसमें जो होता है ऑक्सीकरण का भी काम करता है और अपचयन का भी, रिएक्शन दोनों की सेम रहती है, बस उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, बन जाता होगा सबसे। फिर नर्नस्ट समीकरण है जो कि इजी सा है। नर्नस्ट समीकरण हम बनाए क्यों थे, सबको पता है ना, कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके जलीय विलयन में डुबाते हैं
तो इलेक्ट्रोड पर विभव आता है। यह इलेक्ट्रोड विभव कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे विलयन की सांद्रता होगी, धातु की प्रकृति होगी और ताप हो गया। ठीक, अब वैज्ञानिक नर्नस ने इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाली विभव पर आयनों के सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसकी सहायता से किसी भी सांद्रण या ताप पर इलेक्ट्रोड या सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। इस समीकरण को नर्नस समीकरण कहते हैं। फिर हमने कोई नॉर्मल से सेल अभिक्रिया करा ली थी, बन गया था ना, हाँ इजी है। इसके बाद आता है नर्नस समीकरण की साथ साम्य स्थिरांक, ये तो खैर नॉर्मल सा क्वेश्चन था। फिर विद्युत अपघट्य की चालकता, विद्युत धारा, ओम का नियम है ना, ओम का नियम, विद्युत चालकता, फिर विशिष्ट प्रतिरोध है प्रतिरोधकता, फिर आता है विशिष्ट चालकता, जिसको एनसीईआरटी में केवल और केवल चालकता बोला था। इन चीजों में तो तुम्हें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, सेम टू सेम फिजिक्स में पढ़े हो। फिर तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, उसके लिए मेरा वीडियो देख लो तो थोड़ा और रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद मोलर चालकता वगैरह की मात्रक, फिर सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चित्र नहीं बनाए हैं आप लोग। सेल स्थिरांक में जो मैं बोर्ड में चित्र बनाया था कि विद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं और जो ए है वो उसके अंदर डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल है। चित्र बना लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, हालांकि याद तो हो गई। फिर मैंने बता दिया विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती हुई हमने देख ही लिया था। तनुता पर एक तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो विशिष्ट चालकता होती है तनुता बढ़ाने पर घटती है। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसमें विशिष्ट चालकता नहीं बल्कि चालकता लिखा हुआ है, मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। फिर आता है कोलरास का नियम, और मुझे नहीं लगता कोलरास में किसी को कोई दिक्कत होगी, एक बढ़िया पूरा वीडियो ही था, रिवीजन करना होगा, बताता हूँ फिर मैं। तो कोलरास के नियम सबका क्लियर है ना। हमने इसके अनुप्रयोग 3 ठो देखे थे अच्छे से, जिसमें कभी भी 3 नहीं आए, 2 ही आते हैं। तीनों में हम करते क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की पहले तो हम लाते हैं वियोजन की मात्रा, फिर हम लाते हैं वियोजन स्थिरांक, और तीसरा लाते हैं आयनन नहीं मोलर चालकता। मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की, और फिर वियोजन स्थिरांक और वियोजन की मात्रा अल्फा के और लैम्डा एम, बस है ना, फट गई। इसके बाद आता है, कॉपी की बात कर रहा था, फिर आता है विद्युत सेल। भैया वीडियो में नहीं दिखी होगी। विद्युत सेल बहुत ईजी था, है ना, बता दिया मैंने कि प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, एक को चार्ज कर सकते हैं, एक को चार्ज नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होता है। शुष्क सेल बता दिया, शुष्क सेल में किसी कोई डाउट, शुष्क सेल अच्छे से क्लियर रखो। शुष्क सेल के शुरू में तुम लोग यूज लिख देना, अगर पेपर में आते हैं इंट्रोडक्शन, जितना जानते हो 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन दो, बनावट लिखो, हाँ समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। रिएक्शन मैंने बताई थी, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा था, लिख लियो ना। इसके बाद आता है फिर सीसा संचायक सेल, बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो गारंटी है सीसा संचायक सेल आपसे बन जाएगा, और इसका वीडियो भी बहुत तगड़ा है जो कि मैं अपलोड करता हूँ। बस सीसा संचायक सेल बनावट पूरा निरावेशन होता है, इसमें आवेशन होता है, बहुत तेज जुकाम है यार। फिर ईंधन सेल आया, ईंधन सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अपने पेपर के लिए, आज तक नहीं आया है, लेकिन बनाने वालों का मन कर रहा है ऐसे क्वेश्चन ही देने का जो कभी नहीं आए, ठीक है, ताकि बच्चों के दिमाग पर प्रेशर बढ़े, और बच्चे अभी प्रेशर झेलना नहीं सीखेंगे तो भविष्य में चल के जॉब कैसे करेंगे, क्योंकि जॉब करना यानी कोई ऐश की जिंदगी नहीं होती। ऊपर एक साहब जी बैठे होते हैं, दिन भर ऑर्डर आता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, ये नहीं कि ऐश की जिंदगी यार जिंदगी में। अरे क्या मैं प्रवचन क्यों देने लगता हूँ। फिर ये बनावट हो गया, क्रियाविधि होगी, सब समझा दिया था मैंने। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन अपचयन होता है, ठीक। फिर आ गया संचारण, संचारण में मैंने तुम्हें बता दिया, परिभाषा याद रखना है, प्रकार ध्यान देना हो तो दे लो, कोई खास जरूरी नहीं है। संचारण के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें विद्युत रासायनिक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत मैंने 4 स्टेप में बता दिया। स्टेप 1 में क्या होता है, एनोड का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जो Fe है वो Fe2+ में टूट जाता है। अब इसका काम 3rd स्टेप में आएगा। दूसरा वाले में क्या था, ऑक्सीजन लोहे द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों और वायुमंडल की नमी से क्या बना लेता है, OH आयन बना लेता है। अब ये जो Fe आयन बना है, OH आयन बना है, ये दोनों आपस में क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। अब ये जो FeOH का होल ट्वाइस है, ये 2 लोगों से क्रिया करता है और Fe2O3 अर्थात जल योजित आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यही जंग है। दैट्स ऑल, कोर्स इज कंप्लीटेड। अच्छा, चैप्टर इज कंप्लीटेड, कोर्स अभी बाकी है। विद्युत लेपन थोड़ा सा देख लेना यूट्यूब में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाबी वाला मैं देखा था वीडियो, मैं क्या सर्च करके भेजू, इतना तो तुम भी कर सकते हो, देखते रहते हो, जब पेपर सर्च करके देख सकते हो तो ये तो देख ही सकते हो। कल से क्या पढ़ना है हम लोगों को, कल से क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको मेरी बुक लाने की, मेरी नोट्स लाने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी लाइएगा। हालांकि अभी मैं एनसीईआरटी के शायद ही कराऊं, अभी थोड़ा बाहर ही कराऊंगा, ठीक है।
बाकी इसमें एनसीईआरटी के भी बढ़िया। रटने वाली एक ही चीज मैंने बताई थी, वो साइमन वाले में है ना, कि अगर मीटर लगाते हैं तो 1000 नीचे और ऐसे करते हैं तो 1000 ऊपर सेंटीमीटर। नॉर्मली जो 99% क्वेश्चन होते हैं सेंटीमीटर वाले होते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, इतना मोटा तार थोड़ी हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर। टाटा बाय बाय, क्लास समाप्त हो गई।